घुटने को फोल्ड करके पूरा एफर्ट लगा के उसका अंदर बंदा अपनी तरफ खींच के आता है और फिर झटके से वो गिर जाता है या उसके हाथ से एंकल छूट जाता है इजी से। और मिड लाइन की तरफ हम क्या करते हैं, रन कर देते हैं, मूव कर देते हैं। लेकिन सर जब हम जर्क कर रहे होते हैं तब एक खतरा ये भी है कि उधर से कवर कॉर्नर हमारे पे डैश के लिए भी आ रहा होता है। डैश के लिए भी आ रहा होता है, तो उसके लिए सर एक मिक्स है उसके अंदर। जो अभी इसके पहले एक सवाल आया था, जंप, जर्क के बाद अगर हमारा पैर वहां से छूट जाएगा, उसके बाद में फिर अलग टेक्निक है, जंप, जर्क एंड जंप भी होगा, जर्क एंड टर्न भी होता है, जर्क एंड डुबकी भी होता है, जर्क एंड प्लंजिंग थ्रू भी होता है। ये कई टाइप के स्किल क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, लेकिन उतना एजिलिटी बहुत उसके अंदर फास्ट चाहिए, दिमाग बहुत शार्प चाहिए, ट्रेनिंग प्रॉपर चाहिए, और बंदे के अंदर फुल एफर्ट लगाने के लिए उसके अंदर फिजिकल फिटनेस फुल होनी चाहिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वहां पे फैसले विद इन फ्रैक्शन सेकंड में होते हैं। आगे से कवर आ रहा है कि कॉर्नर आ रहा है। कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे जर्क दिया, वहां से एंकल छूटा, आगे वाला कवर घूम गया, वहां से उसने चेन मार दिया, चेन की उम्र से कई बार बंदा कूद भी जाता है, लेकिन अगला चेन वाला फिर उसको टैकल फिर करने के लिए आता है। निकलने के बाद भी या फिर वो प्लंजिंग थ्रू करता है, डुबकी करता है, या फिर टर्न मार के निकलता है, या बैकफॉल करता है। कई टाइप के एस्केपिंग उसमें आते हैं। कई टाइप के जो तो फॉलो थ्रू बोलते हैं, जो फिनिशिंग होता है कैच का, एस्केपिंग का, वो फिनिशिंग कई टाइप के होते हैं, उसके अंदर वो मिक्स कर सकता है। तो उसने कितना ट्रेनिंग अच्छे से किया है, किस चीज का ट्रेनिंग उसने अच्छे से किया है, वो बंदा डेली डेली रूटीन करके, ट्रेनिंग ड्रिल बार बार करके, वो बंदा आराम से वहां से निकल सकता है इजी से कम एनर्जी खर्च करके, कम से कम इंजुरी, लेस इंजुरी से वो बंदा अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकता है। तो सर जैसे आपने पहले के भी वीडियोस में हमें बताया है, 3-4 स्टेप्स में बताए हैं कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे हाँ, फॉलो थ्रू करते हैं, फिर कैसे फाइनल हाँ, स्केप करते हैं। तो अगर जर्क हाँ। की बात करें तो एक एक पूरा वो सीक्वेंस आप हमें बताएंगे क्या, कि फॉलो थ्रू से लेकर, अटेम्प्ट से लेकर फॉलो थ्रू और फिर फाइनली मिड लाइन की तरफ। हाँ, जैसे हम अटेम्प्ट करते हैं, बोनस लाइन पे अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है सर, एक होता है आफ्टर ग्रिप, एक होता है बिफोर ग्रिप। बिफोर आफ्टर ग्रिप में जर्क या जर्क एंड जंप, ये दो स्किल यूज होते हैं। और बिफोर ग्रिप मतलब पूरा ग्रिप हुआ नहीं, मतलब अभी ग्रिप होने ही वाला है, हाथ तो पड़ गया, मतलब अटैक तो हुआ है, लेकिन प्रॉपर दबोचा नहीं गया उस एंकल को, तब होता है ये पिवटिंग, जो सुबह मैंने बोला पिवटिंग। और पिवटिंग उस टाइम होता है। और जब ग्रिप बिल्कुल स्ट्रांग होती है, तब होता है जर्क या जंप एंड जर्क। समझ रहे? ओके। तब ये दो स्किल यूज होते हैं, एक बिफोर है और दो आफ्टर है। स्ट्रांग होल्ड होने के बाद दो आफ्टर है, एक बिफोर है। ओके। तो जैसे और अभी हम लोग पिवटिंग को लेते हैं, पिवटिंग एक बिफोर स्किल है, मतलब पूरा स्ट्रांग होल्ड होने से पहले, पूरा ग्रिप बनने से पहले, पूरा डिफेंस का फॉलो थ्रू होने से उसका एग्जीक्यूट, होल्ड और फॉलो थ्रू, होल्ड और फॉलो थ्रू के बीच में जो स्पेस बनता है, उस स्पेस के अंदर में हमें पिवटिंग करना होता है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ग्रिप ग्रिप हो गया और उसका फिनिश हो गया, उसने कैच को फिनिश कर दिया, उसके बाद नहीं कर सकते। जब उसने अटेम्प्ट किया और ग्रिप उसका थोड़ा सा ढीला है और ग्रिप होना बाकी है, पूरा नहीं हुआ, विद इन उसके बीच में जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैप बचता है, उसके बीच में हमें पिवटिंग करना होता है। उसके लिए जब फर्स्ट स्टेज ये है, जब हम उसको अटेम्प्ट करते हैं, मतलब जब अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते ही जैसे हमने पैर बोनस लाइन के अंदर टिप किया, बोनस लाइन के अंदर हमने उसको पैर को डाला, और डालते ही हमको उसने हाथ डालने की कोशिश की, उसी टाइम हम पिवट करते, तो उसके दोनों हाथों का जो ग्रिप है एंकल के ऊपर प्रॉपर नहीं बैठता। पैर घूमने से उसके दोनों हाथ क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। फिसल जाने से ग्रिप पैर उसके हाथ में, एंकल उसके हाथ में नहीं आता है। बंदा, खिलाड़ी आराम से अपने का स्किल में कामयाब होके अपना निकल जाता है स्कोर करके। ओके। और दूसरी चीज जब मैंने बताई, दूसरा स्किल जो मैंने बताया, जर्क, जर्क में ऐसा है, थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर राइडर लेट हो गया, और एंटी राइडर का या डिफेंस का अगर होल्ड प्रॉपर हो गया, और उसका फॉलो थ्रू होने से पहले, मतलब क्या फॉलो थ्रू किसको बोलते हैं, कैच को फिनिश करने वाली लास्ट स्टेज को बोलते हैं फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू होने से पहले या फिनिशिंग के पहले उसको क्या करना, अगर उसने लिफ्ट कर दिया,
तो हम उसको जर्क नहीं कर सकते। लिफ्ट करने से पहले हम उसको क्या करते हैं, उसने जैसे हाथ डाला, ग्रिप मार के वो ऊपर उठाने वाला होता है या पुल करने वाला होता है, उसके बीच में जो गैप होता है, थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो स्पेस बचता है, उसी स्पेस के अंदर हमें क्या करना होगा, जर्क करना होगा। तभी हमारा ग्रिप उससे स्पॉइल होगा, ग्रिप उससे लूज होगी और हम वहां से आसानी से निकल सकते हैं। तो सर कहीं न कहीं शायद अब आप ये कह रहे हैं कि टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, राइट? तो क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब कुछ होता है। तो हाँ, बच्चों को अपने उस टाइमिंग को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए सर। ट्रेनिंग ड्रिल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस फील्ड। इसके अंदर बार बार बहुत अच्छा ट्रेनिंग, परफेक्ट प्रैक्टिस इज द परफेक्ट प्लेयर। अगर आप परफेक्ट ट्रेनिंग कर रहे हो, परफेक्ट ट्रेनिंग ड्रिल कर रहे हो, परफेक्ट फिटनेस कर रहे हो, तो आपके अंदर एजिलिटी आएगी। एजिलिटी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है सर। एजिलिटी अगर बंदे के अंदर है, हाथ डालते ही बंदा अपने आप क्या हो जाता है, उसका क्या बोलते हैं हम उसको, अपने आप उसका पैर जर्क मारता है या पिवोट करता है। सिचुएशन जैसी आएगी, जैसे देखो हमारी आंखें हैं, आंखें से अभी कोई आगे से थप्पड़ मार रहा है, थप्पड़ मार, तो हम लोग क्या एकदम से अपने मुंह को या आंख को क्या करते हैं, बचाते हैं। हम लोग सोचते थोड़ी है, थिंक थोड़ी करते हैं। थिंक करते हैं क्या? राइट, बिल्कुल नहीं करते। राइट, उसी टाइम राइट, हम क्या करते हैं, एकदम से सर को साइड में करते हैं। मतलब एक्शन पे रिएक्शन, एक्शन पे क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन इतना होता है। ब्रेन में फास्ट प्रोसेस होता है। वो किस वजह से होता है कि बचपन से हम लोग क्या उस चीज को करते आए हैं, बार बार उस चीज को हम क्या करते हैं, रिपीट अगेन करते हैं। तब हम आराम से अपनी आंख को और अपने फेस को हमेशा बचाते हैं। बचाते कि नहीं बचाते? ऐसे राइट सेम सर। थिंग यहाँ पर है कि जैसे किसी ने हाथ टच कर दिया, उसी टाइम वो सेंसर एकदम से काम करता है। अगर आपने सही ट्रेनिंग किया, जैसे आपके हाथ पड़ने वाला आपको महसूस हो गया, नजदीक हवा भी लग गया हाथों की, तो अपने आप आदमी ग्रिप होने से पहले क्या करता है, पिवोटिंग करता है। या अगर गलती से थोड़ा सा रिएक्शन टाइम उसका स्लो है, अगर ग्रिप बन गया तो क्या करता है, जर्क देके एस्केप कर लेता है। और उसके अंदर पानी भी होता है, उसके अंदर भी आप उसको कर सकते हो, कीचड़ के अंदर भी आप उसको कर सकते हो। बहुत अच्छे ओके। आएगा इसके। और सर वो तीसरे स्किल की जो आप बात कर रहे थे, जर्क जंप एंड एंड जर्क। जंप। हाँ, हाँ, जंप एंड बोनस जर्क। के अंदर, बोनस के अंदर में ये सबसे स्ट्रॉन्ग माना हुआ एस्केपिंग स्किल है। जैसे प्योटिंग से भी कई बार निकलता नहीं है और जर्क से कई बार निकलता नहीं है, लेकिन तीसरा जो स्टाइल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर बंदा जैसे उसका एंकल होल्ड हो गया और उसने हवा में नीचे वाला जो रियर लेग है, हवा में थोड़ा सा 6 इंच ऊपर उठा के जंप करके बॉडी का वेट मिड लाइन की तरफ होगा और जंप करके पैर फोल्ड होगा, और जंप के साथ में अगर वो जर्क मारेगा तो जर्क बहुत इफेक्टिवली होता है। ओके, इजी से एक झटके के अंदर एंटी राइडर के कंधे बिल्कुल हिल जाते हैं, हाथों की पावर उसकी आधी खत्म हो जाती है। मतलब बिल्कुल एक झटके जैसे इलेक्ट्रिक करंट का झटका लगता है, ऐसे झटका लगता है जंप एंड जर्क में। बहुत पावरफुल जर्क है ये, जंप एंड जर्क। ओके, इसके ओके, अंदर में कितना भी स्ट्रांग होल्ड किया हो एंकल का, वो छूटेगा। ओके, ज्यादा हाई जंप नहीं मारना होता है, ज्यादा छोटा जंप नहीं। दोनों पैर हवा में होते ही जर्क एक साथ, दोनों मतलब चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, ओके। तब ये एस्केपिंग स्किल सक्सेस होता है। सर ये तो बात हो गई कि हमने अटेम्प्ट किया, हमने स्केप किया, लेकिन एज अ रेडर जब मैं अपने खेमे में खड़ा हूँ और मेरा दूसरा रेडर रेड कर रहा है, तो उस टाइम मुझे क्या क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? 6 से 7 खिलाड़ी मैट पर हैं, अगला रेड शायद मैं करने जाऊं, तो मुझे एज अ रेडर किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि मुझे कहाँ जाके बोनस हाँ लेना है, हाँ कैसे हाँ। क्या क्या इसके सोचना बाद क्या में मैं, चाहिए? हाँ, इसके इसके बाद में मैं विस्तृत से कहना चाहूंगा सर। ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ये बहुत लोगों के समझ में नहीं आता है, लेकिन एक एज अ रेडर मेरी ड्यूटी ये बनती है, अगर मेरा रेडर दूसरे में या दूसरे पाले में या दूसरे ग्राउंड के अंदर एंटी रेडर में मैं अगर रेड कर रहा हूँ, तो क्या सर मेरा, मुझे आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ सर। हेलो। हाँ। हाँ, सभी अगर सुन पा मैं, रहे हैं। मेरा रेडर, मेरे टीम का कोई रेडर दूसरे टीम डिफेंस में रेड कर रहा है, तो मेरे को ये देखना चाहिए उस पाले के अंदर कितने खिलाड़ी खड़े हैं, मेरे पास टाइम कितना बचा हुआ है, मेरा स्कोर कितना है।
मेरा अभी थर्ड रेड कितने नंबर पे, अभी मेरा डिसाइड रेड है कि मेरा थर्ड रेड आने वाला है, मेरे को स्कोर की आवश्यकता है कि नहीं है, मुझे ट्राई करना है कि नहीं करना है। अगर मेरे को नेक्स्ट रेड मेरा थर्ड रेड आ रहा है तो मेरे को किसको भेजना है और उस टाइम में क्या कार्रवाई करनी है, कौन कौन उस टीम के खिलाड़ी अंदर है, उनके पास में क्या क्या बेस्ट है। अगर कोई थाई कवर वाला उस पर अटैक करने जाएगा तो उस पर थाई होल्ड में परफेक्ट होगा तो थाई होल्ड भी मार सकता है, अंदर से जाएगा तो चेन मार सकता है, बोनस में जाएगा तो एंकल वाला फास्ट है। उस टाइम में हमको देखना चाहिए कि उस टीम के अंदर जो कॉर्नर है वो बाहर तो नहीं बैठा हुआ। अगर उसकी जगह दूसरा कोई बंदा है जिसको एंकल नहीं आता है तो हम वहां पे आसानी से बोनस कर सकते हैं। अगर कोई कवर ऐसे ही खड़ा है तो उसको डोज देके भी बोनस कर सकते हैं। या कोई आगे वाला कॉर्नर बिल्कुल मतलब वीक है, लूज है, तो हम कवर पे भी अटैक करके स्कोर कर सकते हैं। या कोई अगला जो कॉर्नर है वो राइडर खेल रहा है, वहां का कॉर्नर आउट हुआ है तो हम उसको अटैक करके वहां से भी स्कोर कर सकते हैं। जैसे कोई बिल्कुल अननोन खिलाड़ी है जिसको किसी को चोट लगी है, उसको टीम के अंदर कर दिया है, लेकिन उसको ठीक से ढंग से खेलना नहीं आता, उसको हम देख के सिचुएशन बना के हम उसको भी टच मार सकते हैं या टो टच मार सकते हैं या किक कर सकते हैं। डिफेंस की सिचुएशन किस हिसाब से खेल रही है, मुझे करना क्या है, ये सारी चीजों का हम लोग सोच विचार कर सकते हैं और निश्चित ही हमारी टीम के लिए वो चीज फायदेमंद साबित होगी। ये सर सभी अभी चीजों का अपने एज एक राइडर, इस सभी चीजों का ख्याल रखना राइडर के लिए बहुत ही अहमियत रखता है या बहुत ही जरूरी है। सर अब अभी मोड़ आपने फोन डोज की दे आवाज क्यों नहीं आ रही। फोन अभी को आपने डोज देने की बात की, अभी आपने डोज देने की बात की, तो ये क्या डिसमिस कर दो क्या एक बार। तरीका क्या है डोज देने का? डोज देने का तरीका यह है सर, हम नेक से भी डोज करते हैं, शोल्डर से भी डोज करते हैं, कर सकते हैं, लेग से भी डोज कर सकते हैं। भरत फोन कर। हेलो सर। हाँ, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। हेलो, सुन पा रहे हैं? हम हाँ, इनर शोल्डर से भी डोज दे सकते हैं, वेट नहीं होता। ओके। जैसे कवर पे अटैक करना है, एक डोज दिया कवर पे, तुरंत अटैक कर दिया, एक डोज देके वहीं से उस पे अटैक कर दिया, या एक डोज कवर को देके पीछे वाले कॉर्नर को अटैक कर दिया, या एक डोज पीछे वाले कॉर्नर को देके सीधा कवर पे अटैक कर दिया। तो डोज लेग इसी का में भी हो सकता है, डोज शोल्डर का भी हो सकता है। और फिर सर अगर हमें कवर या कॉर्नर या कोई भी डिफेंडर या रीडर जब कैच करता है तो किन किन स्किल्स का हाँ, यूज करके हम मिड लाइन की तरफ आ सकते हैं? सॉरी सर, समझा नहीं आपका क्वेश्चन। एज अ रेडर आपने हैंड टच कर लिया, लेकिन तभी कॉर्नर ने हाँ आपको आपको रोकने की कोशिश की या कवर ने आपको रोकने की कोशिश की। हाँ, चेन मारने की कोशिश की। हाँ, तो फिर हाँ, चेन कैसे मारने की हम कोशिश की। क्या हाँ, टर्निंग या क्या तरीका क्या है इन हैंड टच करने के बाद वापस लौटने का? वो डिफेंस के उस अटेम्प्ट करने वाले के एंटी रेडर के पोजीशन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर चेन फुल कवर है, एक होता है फुल कवर, एक होता है हाफ कवर। अगर वो स्लो है तो रेडर फास्ट है तो वो हाफ कवर कर पाएगा, फुल कवर नहीं कर पाएगा। अगर हाफ कवर किया तो सिंगल हाथ से उसको रोक के टर्न कर सकते हैं। अगर उसने फुल्ली कवर कर दिया, स्पीड में फुल कवर कर दिया, तो उसको अंदर वाले उसको सेकंड इन को या उसके अल्टर को या उसके सपोर्टर को कट करके गैप निकाल के भी जा सकते हैं। अगर चेन ऊपर है तो नीचे से डुबकी भी लगा सकते हैं, प्लंजिंग थ्रू भी कर सकते हैं। अगर चेन नीचे लगी हुई है तो ऊपर से भी जंप कर सकते हैं। अभी जैसे आपने टर्निंग के बारे में बताया, तो टर्निंग के बारे में कुछ और बताएंगे सर? टर्निंग सर कई टाइप का होता है, मतलब हम्म, सिंगल हैंड टर्न भी होता है, डबल हैंड टर्न भी होता है। डबल हैंड हम्म, टर्न कब होता है? जब फुल्ली कवर कर दिया। हम्म, अगर हम अंदर की साइड चले गए तो दोनों हाथ से चेस्ट पे जोर से हाथ रख के, दोनों हम्म, हाथों से जोर से चेस्ट को प्रेस करके एक जर्क देके, उसी जर्क से पावर वापस रिबाउंड लेके हमको बॉडी को टर्न करना होता है। फॉल बैक भी कर सकते हैं, बैक फॉल भी कर सकते हैं, टर्न भी कर सकते हैं। जो फिनिशिंग की जो मूवमेंट है वो दो तीन टाइप के, फॉलिंग बैक भी होता है, हाफ टर्निंग भी होता है, फुल हम्म। टर्निंग भी होता है, टर्न एंड डाइव भी होता है, टर्न एंड बैक फॉल भी होता है। कई टाइप का उसमें फॉलो थ्रू होता है। मतलब जैसे जिसको पॉसिबल हो
उस टाइप से वो सीख सकता है। किसी को टर्न करके डाई करना अच्छा लगेगा, किसी को टर्न करके बैकफॉल करना अच्छा लगेगा, किसी को टर्न करके बैक पुश करना अच्छा लगेगा, किसी को टर्न करके हाफ टर्न करना अच्छा लगेगा, किसी को टर्न करके रन करना अच्छा लगेगा। तो अलग अलग टाइप का वो फॉलो थ्रू है। तो अलग अलग टाइप के फॉलो थ्रू एज अपना फिजिकल फिटनेस, एज अपना ट्रेनिंग, किस टाइप का हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, टर्निंग एंड फॉलिंग बैक का कर रहे हैं, या टर्निंग और जंप का कर रहे हैं, या टर्निंग हाफ टर्निंग का कर रहे हैं, या फुल टर्निंग का कर रहे हैं, या टर्न एंड डाइव का कर रहे हैं, वो मैटर करता है आपने किस टाइप का ट्रेनिंग किया। ओके, तो इसमें कुछ खासा कोई ड्रिल है जो हमें फॉलो करना चाहिए क्या? हाँ, किसी भी जितने भी कबड्डी के अंदर जितने भी स्किल हमने बनाए हैं, या जितने भी स्किल हमने सीखे हैं, जो भी स्किल है, ये अपने जैसे फर्स्ट क्लास में या एलकेजी यूकेजी में जो बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनको कैसे हम एक डंडा लगाओ, फिर एक तिरछा लगाओ, फिर बीच में लगाओ, फिर धीरे धीरे वो बंदा 1 महीना 2 महीने के बाद में ऑटोमेटिकली फास्ट लिखने लगता है। ऐसे ट्रेनिंग ड्रिल है। सेम थिंग वहां पे भी ऐसा है कि जैसे पार्ट बाय पार्ट, एक होता है पार्ट बाय पार्ट, एक होता है होल पार्ट होल मेथड। मतलब जो ट्रेन एथलीट है, जो ट्रेन खिलाड़ी है, उसके लिए क्या करते हैं, होल पार्ट होल मेथड करते हैं। जो बिगिनर है, उसको पार्ट बाय पार्ट मेथड यूज करते हैं। मतलब उसको उसके स्किल के एक एक हिस्से 4-5 उसके टुकड़े करके उसको ट्रेनिंग ड्रिल दिया जाता है। पहले एक हिस्से का बार बार उसको ट्रेनिंग कराया जाता है, फिर दूसरा हिस्सा उसके अंदर ज्वाइन किया जाता है, फिर उसका बार बार ट्रेनिंग किया जाएगा, फिर उसमें तीसरा हिस्सा भी ज्वाइन किया जाएगा, फिर तीनों हिस्से का ट्रेनिंग उसका चालू होगा, फिर चौथा भी हिस्सा उसमें जोड़ेंगे, फिर चौथा भी हिस्से का उसका ट्रेनिंग बार बार किया जाएगा, फिर पांचवा जो स्किल है, तो उस जो पांचवा स्टेप है, वो पांचवा स्टेप भी उसमें ऐड किया जाएगा। फिर होल पार्ट होल मेथड, मतलब वो जब बंदा ट्रेन हो जाएगा ड्रिल करके करके उसके अंदर क्लियरिटी आएगी, तो उसको हम होल पार्ट होल मेथड फिर उसको सिखाते हैं। जो होल पार्ट होल मेथड जो सीखता है, जो ट्रेनिंग ड्रिल उसने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दिया, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर सभी एक साथ, ऐसे पार्ट ओके, बाय पार्ट उसको जोड़ के फिर एक स्किल बनता है, और उसमें क्लियरिटी ज्यादा आती है पार्ट बाय पार्ट मेथड करने, जो बिगिनर के लिए, नया सीखने वाले के लिए। यहाँ पे कोई कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? कोई सवाल? मैं पूछना चाहूंगा सर। हाँ प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है हाँ, और एक्चुअली कहाँ से मैंने हो खुद सर? कभी वैसे मैं अभी तो अहमदाबाद में हूँ, वैसे तो हैदराबाद से हूँ। अच्छा, ओके तो ओके ओके। नाम बात क्या यह है बताया सर आपका, कि शुभ नाम यहाँ क्या? पे मैं एक्चुअली एक गवर्नमेंट स्कूल में हम एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे गरीब बच्चों को कबड्डी और खो खो ट्राई करके फुटबॉल वगैरह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं खुद एक्चुअली कभी कबड्डी खेला नहीं हूँ सर, लेकिन मैं गेम का बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे हैं, मुझे बहुत मजा आता है, ऐसे मैं उनको देख के मतलब बच्चों को सिखाता हूँ। तो बात यह है कि हम मुझे टेक्निक वगैरह सिखाने की उतनी समझ नहीं है, और स्पेशली ये ड्रिल्स जिससे आपने बोला, वो जो ब्रिलियंट आइडिया, जो साइकिल ट्यूब को काट के अपने थाई मसल्स और उसको स्ट्रॉन्ग करना, मतलब वो जर्क करने के एडेक्टर और एबडक्टर मसल। जर्क करने के लिए। हाँ, तो ऐसे सर जो ड्रिल्स वगैरह हैं, मैं एक्चुअली करिकुलम भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कबड्डी ऐसे स्टेप बाय स्टेप हाँ, सिखाने के लिए। तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी मदद कर हाँ। सकते हैं सर, क्योंकि मैं खुद वैसे कबड्डी में ट्रेन नहीं हूँ, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ ऐसे बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ड्रिल। बिल्कुल करेंगे जी सर। सर। अभी अभी ये कोरोना वायरस का ये हो गया, नहीं तो विकास जी सर जी और हमारा कबड्डी अड्डा के साथ में हमारा बातचीत हुआ था कि जो भी जी टीचर्स है जैसे स्कूलों में है, जो नए कोई कोच बनना चाहते हैं या गांव में सिखाना चाहते हैं, उनके लिए हम एक सेशन, एक 1-1.5 महीने का 6 वीक का एक कोर्स रखना चाह रहे थे कि बेसिक जानकारी बच्चों को कैसे सिखाया जाए। वो बेसिक जानकारी हम देना चाहते थे, लेकिन अब ये सारी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो हमको वो कैंसिल करना पड़ा और ये ऑनलाइन क्लास शुरू करनी पड़ी। लेकिन ये आपकी समस्या को हम समझते हुए, जैसे ओकेशन पीरियड, नेक्स्ट ओकेशन पीरियड जब भी आएगा, दीपावली का हो चाहे और ओकेशन पीरियड हो, गर्मियों की छुट्टी का हो या ठंड की छुट्टी का हो, उसमें हम एक सेशन करके एडवाइस सभी को बता के एक बड़ा सा कैंपस हम 50-60 लोगों का लेने वाले। तो उसको हम उसमें आप टच में रहिएगा कबड्डी अड्डा के साथ में, तो हम आपको उसके लिए बताएंगे वो कैंप कब होने वाला क्या है, उसमें सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। इनफैक्ट ठीक है सर, आप अगले थैंक जो यू दो सर। सेशंस अगले दो सेशंस हमने प्लान किया है, वो दो सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमारा अगला सेशन है जहाँ पे एंकल होल्ड से कैसे बचे उसके बारे में बात करेंगे, और ब्लॉक से कैसे बचे।
ये 2 टॉपिक्स लेंगे। उसके अगले सेशन में, तीसरे सेशन में हम सीखेंगे कि चेन ब्लॉक से कैसे बचे और डैश से कैसे बचे। तो प्रोबेबली यहाँ पे भी आपकी थोड़ी लर्निंग हो सकती है जो आप आगे अपने बच्चों को सिखा सकते हैं आप जाके। और राजेंद्र सर, मैं ये चाहूँगा कि अगर अभी जैसे आपने टायर का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया, तो ऐसे ही हैंड टच और रनिंग हैंड टच हाँ के किसी ड्रिल के लिए कोई एकदम से देसी देसी उपाय, कोई देसी वर्कआउट वैसा कुछ बताएंगे आप? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 है सर, बिल्कुल है। ये जो थेरा बैंड और ये ट्यूब का जो मैंने एक्सरसाइज बताया है, जैसे जी हम स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग में हाथ हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं फिर खींचते हैं, एक्सटेंड करते हैं फिर खींचते हैं। ऐसे ट्यूब हाथ में पीछे रेसिस्टेंस में किसी में लगा के अगर हम उस ट्यूब को और ऐसे खींचते हैं तो मसल का लेंथ भी बढ़ता है और हैंड की पावर भी बढ़ती है, उसका स्पीड भी बढ़ता है। और मेन सबसे मेन चीज है, उसके अंदर जो रिएक्शन टाइम है वो कम होता है। जिसका रिएक्शन टाइम कम हो गया मतलब उसकी परफॉर्मेंस अप होगी। जो हैंड ग्रेट। टच थोड़े वजह से निकल जाता है वो क्लैरिटी आएगी, वो परफेक्ट टाइमिंग उसका हो जाएगा। बंदा पीछे हटने से पहले उसको टच 100% लगेगा। अभी आपने एक वर्ड यूज किया टाइमिंग, और हमारे ख्याल से अभी कोई एक प्रश्न भी है टाइमिंग से लेकर। कोई हाँ पूछना चाहता था टाइमिंग के बारे में। हाँ हाँ, ये तेजस्वी प्रजापति जी ने पूछा है कि रेडिंग में स्पीड कैसे बढ़ाएं, और उनके साथ अनुराग सिंह ने भी यही क्वेश्चन पूछा है कि रेड पे स्पीड नहीं बढ़ पा रही है तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज करें। रेड में स्पीड बढ़ाने के लिए, हाँ हेलो, जी। रेडिंग में हाँ स्पीड हाँ बढ़ाने के लिए, हाँ रीडिंग में स्पीड बढ़ाने के लिए जो पहले तो जनरल फिटनेस है। एक तो पहले जनरल फिटनेस का जो पहला स्टेज है वो पूरा कवर करना चाहिए। जनरल फिटनेस उसका अच्छा होना चाहिए, पांचों मोटर कंपोनेंट उसके बिल्कुल फिट होने चाहिए। और दूसरी बात है उसका जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, जो 10 बाय 13 मीटर के ग्राउंड में या 11 बाय 8 मीटर के अंदर में या 12 बाय 8 मीटर के अंदर में जो उसकी स्पीड चाहिए। हुसैन बोल्ट की तरह 100 मीटर का स्प्रिंट मारने वाला आदमी कबड्डी के अंदर स्पीड से काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो एजिल एजिल होना चाहिए। उसके अंदर स्पीड भी होनी चाहिए, पावर भी होनी चाहिए और रिएक्शन भी होनी चाहिए। तीनों चारों मोटर कंपोनेंट एक साथ मिलके काम करते हैं, तब ये स्पीड बढ़ती है। ये स्पीड बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ एंड स्पीड, मतलब किसी भी वेट ट्रेनिंग को स्पीड से करो कम वेट में, किसी भी सैंड ट्रेनिंग को शॉर्ट टाइम के लिए करो विथ वेट। मतलब विथ वेट करने से, सैंड ट्रेनिंग को विथ वेट करने से उसकी मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और मसल का स्पीड भी बढ़ेगा, उसकी रिएक्शन टाइम भी बढ़ेगी। और इसी चीज को ज्यादा देर तक हम करेंगे तो उसका साथ ही साथ में स्ट्रेंथ, स्पीड एंड इंटरेस्ट तीनों का कॉम्बो हो जाएगा। वो ज्यादा देर तक ग्राउंड पे खेल भी पाएगा और ज्यादा स्पीड से भी खेल पाएगा और ज्यादा ताकत से भी खेल पाएगा। ये तीनों चीजें उसकी एक साथ डेवलप होगी। तो सर, स्पीड के लिए कोई एक देसी कोई एक्सरसाइज आप बताएंगे? अभी जैसे गांव में बच्चे हैं, अभी कहीं आना जाना ज्यादा नहीं है, तो अपने घर में ही अपने द्वार पे ही कुछ कर सकें, ऐसा कुछ बताएंगे आप? हाँ, किसी भी ट्रेनिंग को आप अगर करते हैं तो उसको आप स्पीड में करिएगा विथ वेट। जैसे जंप, सीट एंड बेंट टच, एक एक्सरसाइज होता है। ऊपर जंप करना होता है, फिर जंप के साथ बैठना होता है, फिर डिप्स लगाना होता है, फिर बैठना होता है, फिर खड़ा होना होता है, जंप करना होता है, फिर बैठना होता है। उस जंप, सीट एंड बेंट। फिर एक एक्सरसाइज और है जो सीट लेटना होता है पीछे पीठ पे, फिर सीट अप करके बैठना होता है, फिर आगे बेंट टच करना होता है। ये एक, और इस एक्सरसाइज को क्या करना होता है, स्पीड से करना होता है। उस टाइम पे उस बंदे का स्पीड और स्ट्रेंथ जनरली डेवलप होगा, स्पेसिफिकली डेवलप होगा। उसके कोर भी मजबूत होंगे, उसकी बैक भी मजबूत होगी और उसका रिएक्शन टाइम भी सही होगा। हेलो, कोई और कुछ कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? कोई और सवाल कोई पूछना चाहते हो? सर चैट में एक सवाल पूछा हुआ है, आप उसमें से प्लीज पूछ लीजिए। हाँ बोलिए।
सर यहाँ पे एक इन्होंने सवाल पूछा है, लकी दिवाड़ ने। सर मेरे हाँ, को कहाँ से रनिंग है? हैंड टच करना है लेकिन कवर आगे आके खेल रहा है, तब क्या करना है? रनिंग हैंड टच करना है, मैटर करता है आपको कॉर्नर पे करना है कि कवर पे करना है? इन्होंने लिखा है कि कवर अगर आगे खड़ा है तो मैं कैसे करूं? मारना कवर को है, आपको हैंड टच कवर पे करना है कि कॉर्नर पे करना है? लकी, बताएं आप। हेलो? लकी सर, आप ऐसा करें, आप दोनों ही कंडीशंस में बता दें तो शायद उनका ठीक है। समाधान अगर हो जाए। कवर आपके आगे खेल रहा है और आपको रनिंग हैंड टच करना है, तो आपको जो स्टेप है वो 2 स्टेप में, जैसे डबल स्टेप में आप उसको करना पड़ेगा। जो फर्स्ट वाला स्टेप वो शॉर्ट होगा और सेकंड वाला जो स्टेप होगा, वो अटैक वाला जो स्टेप होगा, वो लॉन्ग होगा और रनिंग के साथ होगा, स्पीड के साथ होगा। अगर कवर अंदर है, कॉर्नर ज़्यादा दिखा रहा है, तो कॉर्नर पे अगर हैंड टच करना होगा, तो फर्स्ट जो स्टेप है, वो छोटा लेना पड़ेगा, सेकंड जो स्टेप है, वो मीडियम लेना पड़ेगा और थर्ड जो स्टेप है, वो फुल लेना पड़ेगा। लेकिन मैटर करेगा आप अगर कॉर्नर अंदर की तरफ है, तो प्लस अटैक करना पड़ेगा, कॉर्नर अगर बाहर की तरफ है, तो माइनस अटैक करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है, उसका कारण ये है, अगर कॉर्नर से आप प्लस मतलब अंदर की तरफ अटैक करोगे, तो आपको चेन की चांसेस ज्यादा है, रनिंग चेन लगने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप माइनस अटैक करोगे, रियर लेग को बाहर निकाल के फिर रन करोगे और फिर अंदर घुस के मारोगे, तो आपका अटैक डेफिनेटली परफेक्ट लगेगा और आपको कोई भी टैकल लगने के 90% चांस आपके कम होंगे। लकी, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? और किसी का कोई सवाल? सर तो अगर आज अभी बोनस और रनिंग हैंड टच इन दोनों को समराइज करना हो तो आप कैसे करेंगे? क्या क्या वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे जो आप एक बार फिर बताना चाहेंगे हमारे सभी लोग जो अभी ऑनलाइन हैं? सॉरी सर, मेरे आपका सवाल मैं अच्छे से समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे समराइज करेंगे? किन किन चीज़ों का हमें बोनस से एस्केपिंग के दौरान ख्याल रखना चाहिए और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब हम हैंड टच करके बाहर आ रहे हैं मिड लाइन की तरफ? हाँ, इसमें 2 सिचुएशन होती है सर। मेनली इसमें 2 सिचुएशन होती है। एक होती है सिचुएशन पहले से ही बनी बनाई है, मतलब हाँ। बोनस ओपन है, कवर अंदर की तरफ है और कॉर्नर को एंकल नहीं आता है, या कॉर्नर बोनस छोड़ के थोड़ा पीछे खेलता हूँ, तो उसको बोलता है ओपन बोनस। मतलब बोनस ओपन है, इजी से वहां से बोनस हो सकता है। हम्म। दूसरी चीज है, हमको बोनस करना है, लेकिन कवर आगे वाला जो फ्रंट जोन का जो कवर है और कॉर्नर है, ज्यादा प्लस हुए, ज्यादा नीचे की तरफ है, एडवांस है, तो हम बोनस में जाएंगे तो बोनस करने से पहले हमको टैकल लग सकता है। तो उस चीज का ख्याल रखना है। खेल के डोज देके या सेकंड या थर्ड से सेकंड खेल के कवर को दबाना पड़ेगा, कॉर्नर को दबाना पड़ेगा। उसके बाद में कवर पे डोज देना पड़ेगा। जैसे कवर पे हम डोज देते हैं, कवर अंदर की तरफ शेक हो जाता है, अंदर की तरफ मूव करता है। उसी टाइम में, उसी सिचुएशन के दौरान कवर को बाहर आने से पहले कॉर्नर को थोड़ा सा डरा के, कॉर्नर को थोड़ा सा हल्का सा डोज देके, हाथ का या लेग का या किक का डोज देके हम उसको बोनस को कर सकते हैं। ये चीजों का ख्याल रखना है ताकि कोई अटेम्प्ट ना करे, काउंटर अटैक ना करे, हमारे अटैक पे कोई भी एंटी काउंटर अटैक करने का रिस्क ना ले। जब हम डोज देंगे, सबसे मेन चीज है, जितने ज्यादा डोज होंगे रेडर के पास, उतना ज्यादा रेडर के पास परफॉर्मेंस होगा। लेकिन विद इन डोज, डोज देते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, माइक्रो सेकंड में अटैक होना चाहिए, वो कवर अपनी जगह वापस आने से पहले। ओके सर, यहाँ पे एक और सवाल है। हाँ, एक मिनट। यहाँ रोहित पूछ रहे हैं, सर मैं पूछना चाहता हूँ रेगुलर कि हेलो। हाँ सर। हाँ, यहाँ पे सर दूसरा सवाल है। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम स्टूडेंट्स अगर रेगुलर बेसिक ड्रिल्स जो हम कर सकते हैं वो कौन सी होगी? किस चीज के लिए? बेसिक ड्रिल्स, अगर नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल वार्म अप की अगर बात करें या
एक बेसिक ड्रिल्स क्या क्या हो सकती हैं कबड्डी प्लेयर को करना चाहिए? बेसिक ड्रिल्स मतलब फिजिकल फिटनेस के लिए पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिक किसी स्किल के लिए पूछ रहे हैं? फिजिकल फिटनेस की अगर बात करें तो। हेलो, हेलो फिजिकल हाँ, फिटनेस के लिए, आप कुछ हेलो पूछना सर, चाहते हैं रोहित? फिटनेस तो सब गेम के हाँ लिए। जी। हाँ रोहित, प्लीज पूछिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक खास तौर पर डिफेंडर अगर कोई मतलब कौन सी ड्रिल कर सकता है कबड्डी में, मतलब गेम शुरू करने से पहले, या फिर रेगुलर जो मतलब कर सके, जो हम स्टूडेंट्स के लायक हो, मतलब एक जैसे बेसिक, स्टूडेंट कर सकता है जिसे। हाँ, जो बेसिकली छोटी छोटी जनरल फिटनेस के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइज होती है, जैसे इंड्योरेंस रन करना 4 से 5 किलोमीटर, जैसे स्प्रिंट करना, हिल ट्रेनिंग करना, अप एंड डाउन ट्रेनिंग करना, जैसे छोटा छोटा लो वेट में छोटा छोटा स्क्वाट करना, छोटा छोटा फ्रॉग जंप करना, डक वॉक करना, रोलिंग करना और बॉडी को रोल करना, फ्रंट रोल, बैक रोल, सिंगल शोल्डर, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, मिडल, ये सारी जो जनरल फिटनेस की जो ट्रेनिंग ड्रिल है, वो शुरुआती में धीरे धीरे करनी चाहिए। उससे इंजरी कम आएगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उसमें जनरल फिटनेस बढ़ेगा, इंड्योरेंस भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगा, रिएक्शन टाइम भी कम होगा। एंड सर मेन तौर पर अगर कलाइयों को मजबूत बनाना हो तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करें? क्योंकि कलाई को मैं मजबूत बनाने के लिए अगर आपके पास जिम अवेलेबल है तो वेट ट्रेनिंग करो, जो फोर एंड आर्म्स, शोल्डर प्रेस, बैक बैक शोल्डर प्रेस, ये कई एक्सरसाइज है, इसको करो। दूसरी चीज है डिप्स, ज्यादा से ज्यादा लगाओ। कई टाइप्स के डिप्स है, जैसे मुट्ठी पे, फिंगर पे, मुट्ठी बंद करके, मुट्ठी खोल के, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ कलाई को घुमा के, इस टाइप की कई सारी जो डिप्स है, तो वो आपकी कलाई बहुत मजबूत हो जाएगी। हेलो, सरन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सरन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ सर, हेलो हाँ, पूछिए हेलो पूछिए। हाँ हेलो बोलिए सर। बोलिए। हाँ, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप पूछिए। राजस्थान हाँ सीकर से बोलिए। हूँ। हाँ, सर क्या अंकल को जर्क मारते समय हाँ क्या वेट कम या बेसी को डिपेंड करता है सर? वेट कम या हाँ, अधिक होगा? सर वेट वेट डिपेंड कम करता है क्या? वेट या अधिक होगा, आपकी लोअर बॉडी में कितनी पावर है और आपका रिएक्शन टाइम कितना मजबूत है, कितना कम है, वो मैटर करता है आपकी जर्क कितनी पावरफुल होगी। नहीं सर, वेट माइंड नहीं करती है क्या उसमें? मैं वेट कोई माइंड नहीं करता, वेट कोई माइंड नहीं करता। आपका रिएक्शन टाइम, आपके पैर की ताकत और आपका रिएक्शन स्पीड, ये मैटर करता है। अच्छा सर, इस एंकल जर्क के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? एंकल जर्क के लिए मैंने शुरू में ही बताया, जो थेराबैंड का एक्सरसाइज है, किसी भी ऑप्टिकल के साथ में थेराबैंड बांध के उसके साथ जर्क करो। किसी भी वेट को पैर के साथ बांध के दौड़ो, एंकल वेट को, सैंड सैंड में वेट बांध के दौड़ो, है, छोटा छोटा स्प्रिंट करो, छोटा छोटा सेटल सेटल रन करो, है, और थेराबैंड के साथ सैंड में या वाटर रेसिस्टेंट में ट्रेनिंग करो, थेराबैंड के साथ या किसी ट्यूब के सहारे आप उसको कर सकते घर बैठ के। ठीक है सर, थैंक यू। बॉक्स जंप भी कर सकते हो, प्लायोमेट्रिक जंप भी कर सकते हो। थैंक किसी यू सर, थैंक यू। गाड़ी के जो खराब टायर है, उस टायर के ऊपर ऐसे स्पीड से आप पैर को थ्रिल कर सकते हो, ग्रिप कर सकते हो। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं सर, इतना ही ठीक है सर। किसी का और कोई सवाल जो पूछना चाहते हो राजेंद्र रजाले सर से? तो सर हमारा
एक और प्रश्न आया है जिसमें हाँ। ये पूछना चाहते हैं कि बेसिक। पूछना चाहता हूँ। हाँ बताएं। सर मैं पूछना चाहता था, जैसे डिफेंस में एज अ कॉर्नर अगर कोई रेडर बहुत ही ज्यादा मतलब तगड़ा है और साथ ही में उसका फुटवर्क बहुत ही तेज है, तो हम उस पर उसका एंकल होल्ड और उस पर डाइव परफेक्ट तौर पर कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए कोई एक्सरसाइज स्पेशल जो हम कर सकते हैं? हेलो हेलो हाँ सर, समझ नहीं आया। एक मिनट सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, एक बार अनम्यूट करें। ओके सर। हाँ आवाज आ रही है? सर एक। हाँ अब आवाज आ रही है, अच्छा। अब आप अगर बताएं। हाँ, सर मैं कहना ये चाहता आवाज था आ रही है आपको? एज अ डिफेंस। हाँ आ रही है हाँ सर। जी। सर मैं पूछना चाहता था हाँ पूछिए। बोलिए बोलिए। एज अ डिफेंडर, अगर हमारे सामने कोई रेडर आता है जो बहुत ही ज्यादा मजबूत है और साथ ही में जिसका फुटवर्क भी बहुत तेज है, तो हम उसका एंकल होल्ड और उस पर डाइव परफेक्ट तरीके से कैसे करें, और देखो। इसके लिए कोई स्पेशल हाँ, एक्सरसाइज हो तो? स्पेशल एक्सरसाइज आपको मैंने पहले वही बताया, स्ट्रेंथन स्पीड और स्पीड एंड स्ट्रेंथ। इस एक्सरसाइज पे आपको बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा। जैसे सैंड ट्रेनिंग हो गया, जैसे वाटर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो गया, जैसे सैंड एंड वाटर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो गया, जैसे कोई वेट रख के पीछे टायर बांध के दौड़ने वाली एक्सरसाइज हो गई। ये सारी एक्सरसाइज आपको करने से आप बहुत ताकत और बहुत स्पीड कर पाएंगे। ठीक है। हेलो। एंड हाँ सर सर। एंकल होल्ड। हाँ, सर सर एंकल 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 होल्ड। होल्ड होल्ड। का जो पोजीशन है उसमें 5 स्टेप है। अ, आपका स्टांस, सबसे पहले आप खड़े कैसे हो। दूसरा है आपका होल्ड अप्रोच कैसे है, वहां एंकल तक पहुंचने की स्थिति आपकी कैसी है। तीसरी चीज है आप उसको होल्ड कैसे कर रहे हैं। चौथी चीज है आप उसको उसका फिनिशिंग कैसे कर रहे हैं, जैसे फॉलो थ्रू कैसे कर रहे हैं, उस स्किल को खत्म कैसे कर रहे हैं, उस कैच को खत्म कैसे कर रहे हैं। वो सारी चीजें मैटर करती है। एक ये चारों स्टेज में अगर किसी भी स्टेज में गलती हमसे होती है तो राइडर निश्चित ही हमसे एस्केप करके जा सकते हैं। बाकी एंकल होल्ड से कैसे बचें हम ये अपने अगले सेशन में देखेंगे, और अगले सेशन में राजेंद्र रजाले से 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें से एक है एंकल होल्ड से कैसे बचें और ब्लॉक से कैसे बचें। तो ये 2 सेशन में हम ये 2 चीज़ें करेंगे। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जाते जाते मैं ये चाहूँगा कि अगर आप कोई संदेश देना चाहते हो सभी प्लेयर्स को, तो वो संदेश आज का क्या होगा? संदेश आज का यही है सर, इस फील्ड के अंदर फिट है तो हिट है। अगर बंदा फिट है, फिजिकल फिट है, तो एक ना एक दिन वो हिट होगा। परफेक्ट प्रैक्टिस इज मेक अ परफेक्ट प्लेयर। सही ट्रेनिंग अच्छा खिलाड़ी बनाता है। तो सर के इन्हीं वर्ड्स के साथ आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर अभी भी आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। कोई कुछ विकास भाई, पूछना चाहते हैं? प्रताप हियर। या प्लीज। क्वेश्चन तो नहीं है भाई, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर के। सर आज पीकेएल पे जो प्लेयर्स है ना, हमारा नेशनल प्लेयर्स बहुत ज्यादा प्लेयर्स है, उस वो लोग पे कौन सा प्लेयर जर्क और वो वाला स्किल है ना आप जो बताए आप, सो सबसे बड़ा अच्छा कौन एग्जीक्यूट कर सकते हैं? आप एंकल होल्ड एस्केपिंग देखना शब्बीर बापू का। शब्बीर बापू। जर्क। हाँ, शब्बीर बापू का देखना। उसका एंकल मारने के बाद जर्क कैसे करता है। एक प्योर टीम देखना आप नितिन मदने का। अगर आपका नितिन मदने का कई वीडियो दिख रहा है तो उसका देखना। ये या प्रवीण नेवाले बोल के महाराष्ट्र का एक प्लेयर है, उसका बोनस एस्केपिंग देखना। जंप एंड जर्क देखना, उसका मिलेगा आपको एक्सरसाइज। ये तो
ये दोनों अभी लेटेस्ट प्लेयर है और एक प्रवीण नेवाले पुराना प्लेयर है, उनको देखना। हाँ। या राकेश कुमार को देखना, वो कैसे स्पीड से बोनस करके कैसे निकलता है। उसका एंगल पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही था उसके टाइम पे जब राकेश सर खेलते थे। राकेश कुमार सर जो इंडियन रेलवे से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी फिलहाल प्रो में कोच भी थे। उनका कोई वीडियो आपको मिलेगा तो वो देखना। हाँ, यूट्यूब पे तो वो राकेश राकेश सर खेलने का, वो एशियन गेम्स है, उस तो हाँ। लंबे लंबे बाल से बहुत तेज हाँ, से बोनस करके निकल हाँ, जाएगा। उस टाइम का उनका बोनस का जो स्किल है ना, उसको जूम करके देखना, स्लो मोशन हाँ। में देखना। उनका स्टैंडिंग पोजीशन देखना, उनका एग्जीक्यूटिंग देखना, उनका अप्रोच देखना, उनका एस्केपिंग देखना। उसमें आपको जो मैंने चीजें बोली है, वो चीजें बहुत आपको ध्यान में आएगी फिर। प्रैक्टिकली उस चीजों को आप देखना। ठीक, थैंक यू। तो आज के सेशन के लिए रजाली सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और हमें बहुत सारी जानकारियां दी। और थैंक यू सर, अब थैंक यू, थैंक यू अगले वेरी मच। अगले 2 सेशन में अभी 4 टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे, और हाँ, आप ऐसे ही कबड्डी अड्डा के साथ बने रहिए। रजिस्टर बिल्कुल, कीजिए कबड्डी अड्डा पे अगले सेशंस के लिए, जहाँ पे हम चेन ब्लॉक से कैसे बचें, ब्लॉक से कैसे बचें, ये सारी चीजें कवर करेंगे। एंकल होल्ड से कैसे बचें, क्योंकि जी, बहुत सारे प्रश्न थे यूट्यूब पर, बच्चे जो पूछ रहे थे, प्लेयर्स जो पूछ रहे थे कि स्केपिंग स्किल्स के बारे में आप बताएं। तो ये सारे सेशन स्केपिंग स्किल्स पे ही फोकस है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि कुछ और दूसरी चीजों पे भी फोकस करें, क्योंकि अभी भी सेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो इस सेशन से रिलेटेड नहीं है। तो उन प्रश्नों को हम दूसरे सेशन में जरूर क्लियर करेंगे। लेकिन बिल्कुल, स्केपिंग स्किल के लिए बने रहिए कबड्डी अड्डा के साथ। हम और 2 सेशन लेके आने वाले हैं जिसमें हम दो अलग टॉपिक्स को देखेंगे और राजेंद्र सर उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो टोटल 4 स्किल्स हम और कवर करने वाले हैं और आने वाले दिनों में। और आपको सारी इंफॉर्मेशन कबड्डी अड्डा वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, हर जगह हम लगातार आपको देते रहेंगे। तो बने रहिए कबड्डी अड्डा के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Thank you, everyone. सर थैंक यू सर।